आज इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 7th फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स को देखने वाले हैं। ये लेक्चर आपके बोर्ड 2025 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले तो यूनिट के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो हमारी जो भी 10 यूनिट्स हैं, इन सभी में 5-5 टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके अंदर सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके बाद में इनकी इफेक्ट्स दे रखे हैं कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं उनका हमारा मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे क्या होते हैं जब हमारी एज बढ़ती है तो। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स इंजरीज। इन पांचों टॉपिक्स को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस की बात करें तो फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। टोटल हमारे कितने कंपोनेंट हमें डिस्कस करने हैं? 1, 2, 3 और 4 कंपोनेंट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम फोर्स और टेंशन ए मसल और मसल ग्रुप कैन एक्सर्ट अगेंस्ट ए रेसिस्टेंस। कोई भी रेसिस्टेंस है, आप जब भी कोई काम करते हो वो आपका रेसिस्टेंस के अगेंस्ट काम होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक पानी की बकेट उठानी है, तो उस बाल्टी को जब आप उठाते हो, बाल्टी का जितना भी वजन है बकेट में, मान लीजिए 10 लीटर पानी है, तो 10 लीटर पानी को उठाने के लिए आपने जितना फोर्स लगाया है वो फोर्स आपकी मसल्स के द्वारा लगाया जाएगा या फिर मसल ग्रुप के द्वारा लगाया जाएगा। कोई भी एक सिंगल मसल अकेले में काम नहीं कर सकती, 2 या 3 मसल्स उसके साथ जुड़ती हैं। तो आपने जो मैक्सिमम फोर्स लगाई है उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड की बात करें तो जब इंटेंसिटी और ड्यूरेशन है आपकी पूरे वर्कआउट की, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड बोलते हैं। ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। इसमें आपकी जो मसल्स हैं, इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ ओनली थ्रू इंक्रीजिंग। जो भी मसल्स की स्ट्रेंथ है वो किससे इंप्रूव होगी या फिर किससे बढ़ेगी? वो इंक्रीज होगी आपकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन से। इंटेंसिटी क्या होती है? आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेते हो बिना थके हुए। बिना थकने का मतलब है आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो विदाउट रेस्ट, और इसके अंदर आपकी ड्यूरेशन आ जाती है। और यही काम जब आप लंबे टाइम तक करते चले जाते हो तो ये प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड के अंदर आता है। इसका मतलब है आपकी जो मसल्स हैं वो अब ओवरलोड की कैटेगरी में आ चुकी हैं। पहले जितना भी वो वेट उठा पा रही थी उससे अब वो ज़्यादा वेट उठाएंगी। इससे आपका क्या होगा? स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर फैक्टर्स देखें कि स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर देखते हैं, तो सबसे पहला है साइज ऑफ द मसल। जितनी आपकी मसल्स की साइज बड़ी होगी उतना ही आप ज़्यादा फोर्स लगा पाओगे। जो भी जिम में लोग जाते हैं वो अपनी जो मसल्स हैं उनका साइज ही तो बढ़ाते हैं, उससे क्या होता है? उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो ज़्यादा फोर्स लगा पाते हैं। जो मेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? लार्जर मसल्स होती हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में, और वो क्या करती हैं? ग्रेटर स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करती हैं। आपने देखा होगा मेल और फीमेल, अगर हम एथलीट्स की बात करें या फिर नॉर्मल पर्सनस की भी बात करें तो मेल्स में ज़्यादा ताकत होती है कंपेयर करें फीमेल से। तो मसल साइज कैन बी इंक्रीज्ड थ्रू वेट ट्रेनिंग एनहेंसिंग स्ट्रेंथ। हम वेट ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, उनकी साइज को बढ़ा सकते हैं। वेट ट्रेनिंग का मतलब आप जिम के अंदर जो भी एक्सरसाइज करते हो, आप बॉडी के वेट के अलावा दूसरा वेट इस्तेमाल करते हो। जैसे कि डंबल्स का यूज़ किया हमने और बारबेल्स का यूज़ करके जब हम वेट उठाते हैं उसको वेट ट्रेनिंग बोलते हैं। बाहर का जो वेट है उसकी हेल्प से या फिर उसको यूज़ करके जब हम कोई ट्रेनिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेट ट्रेनिंग बोलते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये करने से क्या होगा? आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा है बॉडी वेट। ये हम फैक्टर्स देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। बॉडी वेट क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन बॉडी वेट एंड स्ट्रेंथ। जितना बॉडी वेट ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये इनके बीच में क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। हैवियर इंडिविजुअल्स ऑफन हैव मोर स्ट्रेंथ देन लाइट वंस। आपने वेट लिफ्टर्स देखे होंगे, रेसलर्स देखे होंगे, उनमें ज़्यादा ताकत आपको देखने को मिलेगी। तो जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा आपकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसके बाद में है मसल कंपोजिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मसल कंपोजिशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मसल कंपोजिशन में हमारे 2 टाइप्स के फाइबर आते हैं। कोई भी जो मसल होगी, आपकी मांसपेशी होगी,
उसके अंदर दो टाइप के फाइबर मिलेंगे। एक तो है फास्ट ट्विच फाइबर्स जिनको बोलते हैं वाइट मसल फाइबर, दूसरे हैं स्लो ट्विच फाइबर्स जिनको बोलते हैं रेड मसल फाइबर्स। अब फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच में क्या फ़र्क है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। फास्ट ट्विच जो फाइबर्स हैं कॉन्ट्रैक्टिंग फास्टर एंड देयरफॉर कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स, ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और स्लो ट्विच फाइबर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग फास्टर बट कैन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। अब इन दोनों को अगर एग्जाम्पल से समझें तो फास्ट ट्विच फाइबर्स जो हमारे स्प्रिंटर्स होते हैं, जो भी लंबी रेसेज के लिए स्प्रिंटर्स हैं, उसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं या फिर वाइट मसल फाइबर होते हैं, जो क्या होंगे, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। आप बहुत ज़्यादा फोर्स लंबे टाइम तक नहीं लगा सकते, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। लेकिन जो स्लो ट्विच फाइबर हैं वो क्या होंगे, कैन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे ड्यूरेशन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होते चले जाते हैं। इनमें एनर्जी कम होती है, ताकत कम होती है, फोर्स इसके अंदर कम होता है। जैसे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के रनर हैं, मैराथन की अगर हम बात कर लें तो मैराथन जो भी प्लेयर्स हैं उनके अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होते हैं या फिर रेड मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स आपके 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इन सभी रेसेस के जो प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर आपको फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। और स्लो ट्विच फाइबर्स आपकी एंडोरेंस में हेल्प करते हैं। एंडोरेंस मतलब आप किसी एक्टिविटी को कितने लंबे टाइम तक करते चले जाते हो, उसमें हमारे स्लो ट्विच फाइबर्स या फिर रेड मसल फाइबर्स ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मसल कंटेनिंग ए हायर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स प्रोड्यूस मोर स्ट्रेंथ, ये हमने बात करी है। फास्ट ट्विच फाइबर्स जिस मसल्स के अंदर या फिर जिस पर्सन में ज़्यादा होंगे उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। उसेन बोल्ट का नाम आपने सुना होगा। उसेन बोल्ट 100 मीटर, 200 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं क्योंकि वो स्प्रिंटर हैं। और उनके अंदर कौन से मसल फाइबर ज़्यादा मिलेंगे, वाइट मसल फाइबर या फिर फास्ट ट्विच फाइबर। अगर उनको मैराथन में रनिंग करवा दी जाए तो वो कभी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे भी नहीं आएंगे क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर रेड मसल फाइबर्स कम है, वाइट मसल फाइबर्स ज़्यादा हैं। अब फास्ट और स्लो ट्विच फाइबर हैं, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड कैन नॉट बी चेंज थ्रू ट्रेनिंग। किसी पर्सन के अंदर अगर वाइट मसल फाइबर्स हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये आपके जेनेटिक्स से आते हैं, आपके माता पिता से आपके शरीर के अंदर आते हैं, मसल्स में आते हैं, इनको आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। कोई पर्सन अगर लंबे दूरी तक भागता है तो इसके अंदर वो एबिलिटी है, इसका मतलब है उनके अंदर रेड मसल फाइबर्स या फिर स्लो ट्विच फाइबर्स रहेंगे। इनको हम ट्रेनिंग से चेंज नहीं कर सकते, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। किसी पर्सन के अंदर अगर फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं या फिर स्लो ट्विच फाइबर्स हैं तो वो उनके अंदर ही रहेंगे, उनको हम ट्रेनिंग से बढ़ा या कम नहीं कर सकते। इसके बाद में नेक्स्ट है नर्व इम्पल्स, ये आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मोटर यूनिट्स इन ए मसल डिटरमाइंस द टोटल फोर्स, जितने ज़्यादा मोटर यूनिट्स आपकी मसल्स के अंदर होंगी आप ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाओगे। कोई भी आपको काम करना है, आपकी मसल्स से बॉडी को काम करवाना है, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है आपके दिमाग से उसको सिग्नल जाएगा, उसको एक कमांड जाएगी। वो कमांड जाने के लिए आपके जो मोटर यूनिट्स हैं वो जितनी ज़्यादा रहेंगी आपकी मसल्स उतना ही ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू मोर स्ट्रेंथ, आपकी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा इंटेंसिटी से मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ज़्यादा उनमें फोर्स प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी। इसके बाद में है एज। एज तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही। आपकी जो मसल्स हैं वो पीक पर होती हैं 15 से 30 साल के बीच में। सबसे बेस्ट अगर आपकी मसल्स की बात करें, एज की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जब पर्सन की एज 15 से 30 साल के बीच में होती है तब उनकी मसल्स में क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। धीरे धीरे एज के साथ ये डिक्लाइन होती चली जाती है और डिक्रीज हो जाती है क्योंकि मसल्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लीजिए पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ये था, मसल्स इतनी आपकी लार्जर थी, अब वो डायमीटर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। तो ये हमने देखा है कि जैसे ही मसल की साइज़ कम होगी, लार्ज मसल से वो स्मॉल बन जाएगी, तो अब उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है क्योंकि उनके अंदर जो मसल फाइबर्स हैं वो क्या होंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। रेगुलर अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ विद एजिंग, हम जो लिमिट है उसको हम दूर तो कर सकते हैं थोड़े टाइम तक अगर हम रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 5 फैक्टर थे जो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद में क्या है, स्पीड है। स्पीड क्या होती है,
तो स्पीड आपके रैपिड सक्सेसिव मूवमेंट होते हैं। जितने जल्दी आप मूवमेंट करते हो वो भी सक्सेसिव, मतलब सही तरीके से आपने मूवमेंट्स को किया है, वो आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। स्पीड को अगर हम एबिलिटी को अगर डिस्टेंस से मेजर करने की कोशिश करें तो जैसे कि 50 मीटर है और 100 मीटर की डैश है, स्प्रिंट को आप डैश भी बोल सकते हो। इसमें क्या होंगे, आपकी जो एबिलिटी है वो क्विक होगी। स्पीड का मतलब यही है, जितने जल्दी आपके मूवमेंट्स होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। रैपिड इसमें मूवमेंट होते हैं। फैक्टर्स की बात करें तो बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर, ये पहला फैक्टर है। इसमें क्या होता है, मसल्स रिक्वायर हाई एनर्जी एंड रैपिड रेट ऑफ मैक्सिमम स्पीड परफॉर्मेंस। जब आप स्पीड परफॉर्म कर रहे हो, आपको अपनी मसल्स से, आपकी बॉडी से ज़्यादा स्पीड चाहिए, तब आपको हाई एनर्जी चाहिए, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि रैपिड रेट जब आपको लेकर आनी है, अपनी मसल से जल्दी जल्दी काम करवाना है, आपको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब इसके लिए हमें एडिक्वेट अमाउंट में एटीपी हमारे बॉडी के अंदर होनी चाहिए और सीपी होनी चाहिए। एटीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और सीपी की बात करें तो क्रिएटिन फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको सबसे इनिशियल लेवल पर एनर्जी देता है। जब भी आप कोई वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो, आपको सबसे पहले एनर्जी मिलेगी एटीपी से। तो एटीपी जितनी ज़्यादा अमाउंट में होंगी, आपकी स्पीड उतनी अच्छी होगी। हाई मेटाबॉलिक पावर एंड एफिशिएंट एंजाइम फंक्शंस इंक्रीज स्पीड। आपकी अगर मेटाबॉलिक पावर अच्छी है, आप कोई भी एंजाइम्स को जल्दी पचा पाते हो, तो क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो जल्दी इंक्रीज हो जाएगी। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, स्पीड को आप ट्रेनिंग से एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हो, उसके अंदर ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मसल कंपोजिशन। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो वो क्विक कॉन्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी रखते हैं, उससे क्या होगा, आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। ये हमने देखा भी है, जिसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होते हैं उनकी स्पीड अच्छी होती है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को वो जल्दी कर सकते हैं। और स्लो ट्विच फाइबर होंगे, वो लंबे टाइम तक कोई एक्टिविटी कर पाएंगे, जैसे कि मैराथन प्लेयर्स हैं, उनके अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। थर्ड है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स आर ड्यू टू नर्वस सिस्टम्स क्विक एक्साइटेशन। जितनी जल्दी आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्साइट होगा, आपको जल्दी कमांड ट्रांसफ़र करेगा, आपकी मसल्स उतने अच्छे तरीके से काम करेंगी। तो मसल्स जो आपकी हैं, या फिर मसल्स को कमांड देने वाले अगर कॉन्ट्रैक्शन नर्वस सिस्टम का जल्दी हो रहा है, उससे क्या होगा, आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट्स बढ़ेंगे, और मूवमेंट्स बढ़ने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। द मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी ट्रेंड ओनली ए लिमिटेड एक्सटेंट। ये हमने बात करी भी है, आपकी जो स्पीड है उसको हम एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही ट्रेन कर सकते हैं, ज़्यादा आपकी स्पीड है उस पर काम नहीं हो सकता। अगर आपकी बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमने बात करी थी कि फाइबर्स जो हैं मसल्स के अंदर, उनको कभी भी हम बदल नहीं सकते। थोड़ी सी ट्रेनिंग उनकी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनमें चेंजमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि स्पीड में आपके जेनेटिक्स का ज़्यादा रोल होता है, आपका इसके अंदर कम रोल होता है। अगर आप तेज़ भागते हो तो ये आपकी अंदर एबिलिटी है, इनबोर्न एबिलिटी है, बाईबोर्न एबिलिटी आपकी है ये। इसको आप थोड़ा सा ट्रेनिंग से इम्प्रूव कर सकते हो। एकदम से बहुत धीरे भागने वाले को बहुत तेज़ भागने वाला नहीं बना सकते। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं जब आपको क्विक फोर्स लगाना है। जैसे कि आपको कोई बॉल है उसको थ्रो करना है, तो भारी बॉल है उसको मान लो थ्रो करोगे, तो जिस टाइम पर आप थ्रो करते हो उस समय, उस टाइम पर जो एनर्जी आपके लगती है उसको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। बहुत ही कम टाइम के लिए मैक्सिमम अपनी एनर्जी लगाते हो, उसको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये इम्प्रूव कर सकते हैं हम ट्रेनिंग से, उससे क्या होगी, हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। पांचवा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है आपके जो जॉइंट्स हैं उनका रेंज ऑफ मूवमेंट, उनका जो मूवमेंट है उसकी रेंज कितनी है, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्पीड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे आपकी स्पीड के ऊपर, क्योंकि आपके जो जॉइंट मूवमेंट है वो लिमिटेड हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए तेज़ रनिंग या फिर फास्ट आपको रनिंग करनी है पूरी स्पीड में, उसके लिए आपके जो जॉइंट्स हैं, अब जॉइंट कौन कौन से हैं, आपके बॉडी के सारे जॉइंट। सबसे पहले तो अगर हम लेग की बात करें तो लेग्स आपके ज़्यादा एक्सटेंड होंगे, तो आपको मान लीजिए 100 मीटर है, 100 मीटर के लिए आपको कम कदम चलने पड़ेंगे। आपके जो स्ट्राइड लंबे होंगे, स्ट्राइड्स किसको बोलते हैं, जितने लंबे आपने कदम रखे हैं 100 मीटर के डिस्टेंस में, वो आपके स्ट्राइड्स होंगे। तो एक पर्सन मान लीजिए
45 स्ट्राइड लगाता है, एक पर्सन लगाता है 38। तो 38 वाला कम टाइम पर 100 मीटर की जो दूरी है उसको क्लियर कर पाएगा। आपने देखा होगा उसेन बोल्ट की हाइट अच्छी है, तो वो कम कदम पर ही क्या कर देते हैं, 100 मीटर की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको कवर कर देते हैं। उससे क्या होता है, उनको हेल्प मिलती है और हेल्प से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पीड में। थर्ड है हमारा एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या है, हमारी मसल्स हैं और मसल ग्रुप है। देखिए कोई भी जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, एक मसल कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकती, उसके साथ बहुत सारे मसल ग्रुप काम करते हैं। 2 या 3 मसल्स होती हैं। ये जो मसल्स ग्रुप हैं उनकी एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्शंस अगेंस्ट ए रेसिस्टेंस और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। लंबे टाइम तक जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हो, कितने एक्सटेंडेड पीरियड तक, लेस डिस्कम्फर्ट एंड क्विकर रिकवरी, ये आपकी एंडोरेंस होती है। मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर भागना है, तो 5 किलोमीटर भागने का ये मतलब नहीं है कि आप 5 किलोमीटर भागने के बाद थक गए और आपकी जो कैपेसिटी है वो 2 किलोमीटर ही थी। अब जो 2 किलोमीटर की जो कैपेसिटी है उसको आपने 5 किलोमीटर किया है, इसका मतलब आपने अपनी एंडोरेंस को इंक्रीज किया है। जब हम दौड़ते हैं तब भी हमारे सामने रेसिस्टेंस रहता है। किसका रेसिस्टेंस रहता है, आपकी बॉडी वेट का। आपका जो बॉडी वेट है इसको लेकर आपको भागना है, इसको भागने में भी आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, आपकी बॉडी काम करती है, आपकी मसल्स काम करती हैं। उस काम को करने के लिए जब आप लंबे टाइम तक उस टाइम पीरियड में काम को करते हो या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, उससे क्या होगा, आपकी एंडोरेंस बढ़ेगी। उसी को हम एंडोरेंस बोलते हैं। अदर वर्ड्स में बात करें तो एबिलिटी टू विद स्टैंड फटीग, आप थकान की अवस्था में भी काम करते चले जाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोरेंस बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको समझना है। फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है, मसल सप्लाइड विद इनफ ऑक्सीजन फॉर लॉन्ग पीरियड्स विच हेल्प्स विद एंडोरेंस। हमारी जो मसल्स हैं वो कितने टाइम तक ऑक्सीजन को होल्ड करके रख सकते हैं, कितने टाइम तक मसल्स को ऑक्सीजन मिलती रहती है, उसको एरोबिक कैपेसिटी बोलते हैं। एरोबिक और एनारोबिक दो होता है, ये एरोबिक के बाद में एनारोबिक को हम देखेंगे। अब एरोबिक जो कैपेसिटी है उसके अंदर ये 4 फैक्टर्स हैं, इसको सबसे पहले आप समझिए। सबसे पहला है ऑक्सीजन इनटेक, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन योर लंग्स टेक इन, कितनी ऑक्सीजन आपके जो लंग्स हैं, आपके फेफड़े हैं, वो ग्रहण कर सकते हैं, वो अमाउंट कितनी, या फिर कितनी ऑक्सीजन वो टेक कर सकते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन लंग साइज, आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, चेस्ट की कैविटी के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जितने अमाउंट में आप ज़्यादा ऑक्सीजन लोगे, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा एयर जाएगी उसमें से ऑक्सीजन आपको मिलेगी और उस ऑक्सीजन का यूज़ करके आप फिजिकल एक्टिविटी को कर पाते हो। तो इनटेक का मतलब आप कितने ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर या फिर अपने लंग्स में स्टोर कर सकते हो। इसके बाद में है सेकंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या होता है, हाउ वेल द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू मसल्स। ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर या फिर मसल्स तक ले जाने का काम हमारा क्या करता है, ब्लड करता है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वहाँ से हमारी क्या चलती है, ऑक्सीजन की सप्लाई चलती है पूरी बॉडी में। तो कितने अच्छे तरीके से ब्लड है, हमारा खून है, ऑक्सीजन को कैरी कर कर पूरी बॉडी के अंदर हमारी मसल्स के अंदर लेकर चला जाता है, उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ मच ऑक्सीजन द ब्लड एब्जॉर्ब एंड हार्ट एबिलिटी टू पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये डिपेंड करता है कि आपका जो ब्लड है वो कितने अमाउंट में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। पहले तो वो ऑब्जर्व करेगा, अब ब्लड ने तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो जो एब्जॉर्ब की हुई ऑक्सीजन है ब्लड के साथ, आपके हार्ट की एबिलिटी क्या है पंप करने की, वो जितने अच्छे तरीके से पंप करेगा ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन हो उसको बॉडी तक पहुंचाने का काम करेगा, वो आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी है, आपका ब्लड ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन अपटेक, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मसल्स कैन एब्जॉर्ब एंड यूज। अब ब्लड ने पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो लेकर चला गया, मसल्स को ऑक्सीजन दे दी, लेकिन मसल्स कैन एब्जॉर्ब एंड यूज, आपकी जो मसल्स हैं वो उस ऑक्सीजन को कितना एब्जॉर्ब करती हैं और कितना उसको यूज में लेती हैं, वो क्या होता है, ऑक्सीजन अपटेक। ये आपका ब्लड फ्लो और मसल एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। और चौथा है एरोबिक कैपेसिटी के अंदर एनर्जी रिजर्व, ये आपका फ्यूल होता है।
फ्यूल में हम ग्लाइकोजन की बात कर सकते हैं। ग्लूकोज होता है, ये आपकी मसल्स के अंदर कितना स्टोर्ड है, अवेलेबल इन मसल्स। हायर रिजर्व मीन बेटर एंडोरेंस, जितनी आपकी मसल्स के अंदर ग्लूकोज होगा, फ्यूल होगा, क्योंकि आपको फ्यूल ही चाहिए अल्टीमेटली। अगर आपकी मसल्स में ताकत नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर एंडोरेंस तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट में आपके रिजर्व रहेंगे, रिजर्व का मतलब है आपको वो जो एनर्जी है वो उस टाइम पर नहीं चाहिए, लेकिन जब आप एंडोरेंस या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तब आपको रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है। आपकी कोई भी गाड़ी है, बाइक या बड़ी गाड़ी हो सकती है, उसके अंदर रिजर्व का एक ऑप्शन आता है। रिजर्व का मतलब है आपका पूरा जो तेल है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में कुछ उस टैंक के अंदर या फिर आपकी जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर ऑयल, पेट्रोल या डीजल थोड़ा बहुत बच जाता है, उसको हम रिजर्व बोलते हैं। हम कई बार बोलते हैं कि बाइक रिजर्व में लग गई। रिजर्व में लगने का मतलब है बाइक ने उतना पेट्रोल रखा हुआ है जितना पेट्रोल आपका जो फ्यूल टैंक का इंडिकेटर है उसके अंदर नहीं शो करेगा। इसका मतलब रिजर्व में रखा हुआ है, रिजर्व में रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए। उसको आप यहाँ पर रिलेट करके इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट है एनएरोबिक कैपेसिटी। एनएरोबिक कैपेसिटी क्या है? कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन का मतलब है बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं लेना, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन आपको लेनी पड़ती है। जैसे कि 100 मीटर की आप रनिंग करते हो तो उसमें आपको मुश्किल से 9 से, या फिर अगर हम सही तरीके से देखें तो 10 सेकेंड ले सकते हैं। 10 सेकेंड से लेकर 15 या 16 सेकेंड तक वो एक्टिविटी होती है। उस एक्टिविटी के दौरान आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता ऑक्सीजन लेने का, बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हो। तो एनएरोबिक का मतलब है कि आप कम ऑक्सीजन में या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, उसको एनएरोबिक कैपेसिटी बोलते हैं। अब इसके अंदर हमारे 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जैसे कि सबसे पहला था है फॉस्फेजिन स्टोर द बॉडी एनर्जी सोर्स लाइक एटीपी एंड फॉस्फोक्रिएटिन। एक तो एटीपी होता है, एक है सीपी। ये दोनों हमारे क्या करते हैं? एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। इनके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर रहेगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब हम काम करते हैं तो इनिशियल लेवल पर स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें एनर्जी एटीपी से मिलती है। एटीपी से जब एनर्जी मिलेगी वो कब मिलेगी? जब आपकी मसल्स के अंदर एटीपी स्टोर रहेगा। नेक्स्ट है बफर कैपेसिटी, बॉडीज एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ लैक्टिक एसिड विच बिल्ड्स अप ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। बॉडी के अंदर अगर हम नहीं देखें तो आपकी मसल्स में जमा होता है। आपकी मसल्स में जो लैक्टिक एसिड है आपको आगे फिजिकल एक्टिविटी करने में रोकता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कैपेसिटी होती है उसको बफर कैपेसिटी बोलते हैं। क्योंकि आप जब भी कोई काम करोगे, आपने फील किया होगा कि बहुत दिनों बाद आप कोई काम कर रहे हो और उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दी, भले ही आपने वो 10 से 15 मिनट काम किया हो। अब आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो गया है, आपकी मसल्स में जमा हो गया है, वो जमा नहीं हो, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कैपेसिटी होती है उसको बफर कैपेसिटी बोलते हैं। तीसरा है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, एबिलिटी टू हैंडल हायर लेवल्स ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी में जमा होना, मसल्स में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। उसको हैंडल करने के लिए हमारी जो टॉलरेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम एंडोरेंस की बात करें तो अगर हमारी बॉडी में जल्दी लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, उससे क्या होगा? हमारी ट्रेनिंग इफेक्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग इफेक्ट होने का मतलब है हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ये आप ट्रेनिंग से इम्प्रूव कर सकते हो। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस को ट्रेनिंग से इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे करोगे? आप लंबे टाइम तक भागते रहिए। आपकी कैपेसिटी मान लीजिए 500 मीटर भागने की है। अब इसको आप इंक्रीज कीजिए, पहले 1 किलोमीटर कीजिए, उसके बाद में इसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 5 किलोमीटर तक लेकर जाइए। जब आप 500 मीटर से 5 किलोमीटर तक अपनी एबिलिटी को लेकर जाओगे तो आपकी लैक्टिक एसिड टॉलरेंस इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। आपको या फिर आपकी मसल्स को उसको हैंडल करने की जो लेवल हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद में है मूवमेंट इकोनॉमी, यूजिंग करेक्ट मूवमेंट्स टू सेव एनर्जी ड्यूरिंग एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसके अंदर हमारे मूवमेंट ऐसे होने चाहिए जिसमें हमें कम ताकत लगानी पड़े, हम एनर्जी बचा के रखें। प्रॉपर मूवमेंट्स कैन इम्प्रूव एंडोरेंस बाय मेकिंग एनर्जी यूज मोर एफिशिएंट। हमें बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हमारी जो एनर्जी है उसको यूज़ करना है। क्योंकि आप एफर्ट ज़्यादा कर रहे हो, आउटपुट कम आ रहा है, तो क्या होगा? हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और एंडोरेंस एक्टिविटी लंबे टाइम तक हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में हम मसल कंपोजिशन, तो हमने बात करी है
स्पीड के अंदर तो हमें फास्ट ट्विच फाइबर्स चाहिए या फिर वाइट मसल्स फाइबर चाहिए, और एंडोरेंस के अंदर हमें स्लो ट्विच फाइबर्स चाहिए या फिर रेड मसल्स फाइबर की नीड होती है। इसके अंदर रेड मसल फाइबर्स होंगे वो उतना ही अच्छा एंडोरेंस एथलीट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात हमने करी भी है। हमारी मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं और टेंडन्स हैं। मसल्स के बारे में आपको पता है, लिगामेंट्स क्या होते हैं? हमारे जो मसल्स और बोन्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। सबसे पहले अगर लिगामेंट की बात करें तो हमारी जो बोन है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम क्या करता है? लिगामेंट करता है। दो हड्डियां जहां कहीं भी आपस में जुड़ी हुई हैं वो किससे जुड़ी हुई आपको मिलेंगी? लिगामेंट से जुड़ी हुई मिलेंगी। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके बाद में क्या है? टेंडन की बात करते हैं। तो टेंडन क्या होता है? हमारी जो बोन है और मसल है, बोन को मसल से जोड़ने का काम हमारा क्या करता है? टेंडन करेगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लिगामेंट बोन टू बोन या फिर हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करेगा, और टेंडन क्या करेगा? बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। अब इन सभी में जो जॉइंट्स होते हैं उनको फुल रेंज ऑफ मोशन, मतलब क्या हो गया? हमारे जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उनकी रेंज कितनी है? वो पूरी अगर फुल रेंज के अंदर मोशन में रहते हैं वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मान लीजिए आप खड़े हो और फॉरवर्ड साइड में बेंड करते हो। फॉरवर्ड साइड में बेंड करने का मतलब है आपको ऐसे खड़े होकर अपने हाथों को नीचे टच करना है ज़मीन के ऊपर। अगर आपकी बॉडी की जो एफिशिएंसी है या फिर आपके लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो आप नीचे तक टच कर लोगे। ज़मीन तक अगर टच हो रहे हैं इसका मतलब आपकी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। आप उस फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन अब उस फ्लेक्सिबिलिटी को आप और बढ़ाते हो, इसका मतलब क्या हो गया? आपने जो रेंज है मोशंस की वो इंक्रीज कर दी है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। बेटर फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प विद मूवमेंट एंड कंट्रोल। अच्छी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हेल्प करती है मूवमेंट और कंट्रोल करने के लिए। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी आगे बात करें तो इसके अंदर जॉइंट स्ट्रक्चर, एज और जेंडर, स्ट्रेच एबिलिटी, प्रीवियस इंजरी, इंटरनल इन्वायरमेंट, मसल स्ट्रेंथ और एक्टिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये 7 पॉइंट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला है जॉइंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट जॉइंट्स हैव डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी। आपके अलग अलग जो जॉइंट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सारे जॉइंट्स की जो रेंज है वो अलग अलग होती है और वो फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद में है एज और जेंडर। फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे एज के साथ डिक्रीज होती चली जाती है। फीमेल्स हमें जनरली ज़्यादा फ्लेक्सिबल देखने को मिलती हैं मेल्स की कैटेगरी में। इसके बाद में है स्ट्रेच एबिलिटी ऑफ मसल्स। रेगुलर अगर हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो हमारे जो मसल्स हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगी, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। रेगुलर अगर हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मान लीजिए आपके हैंड हैं, आपके लेग्स हैं, हाथ पैर को आप रेगुलर मूव करते रहते हो, आप उनको जो लिमिट है उस लिमिट से ज़्यादा एक्सटेंड करते रहते हो, उसको हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। कई बार देखा होगा बहुत लोग अपने हाथों को आगे करते हैं, पीछे करते हैं, पाँव को आगे पीछे स्ट्रेच करते हैं, उसी को स्ट्रेचेबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद में है प्रीवियस इंजरी। इंजरीज हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देती हैं क्योंकि वो टिश्यूज़ को इफेक्ट करती हैं। कोई भी जो इंजर्ड प्लेयर रहेगा उसको ये डर रहता है कि वापस वो इंजरी ना हो जाए, इसलिए उससे भी उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो सकती है। इसके बाद में इंटरनल इन्वायरमेंट बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। इंटरनल इन्वायरमेंट जैसे कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है ये भी फ्लेक्सिबिलिटी को एक बहुत लेवल तक इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। आपकी मसल्स जितनी ज़्यादा गर्म रहेंगी आप उतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहोगे। आपने देखा होगा कोई भी जो वर्ल्ड लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स होते हैं वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले अपनी बॉडी को गर्म करते हैं। थोड़ी सी रनिंग कर लेंगे, फुटबॉल खेल लेंगे या फिर और कोई एक्टिविटी करेंगे। इससे क्या होगा? उनकी मसल्स गर्म हो जाएंगी। मसल्स गर्म होने का मतलब है उनकी मसल्स में अब क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है। अब जितना ज़्यादा ब्लड आपकी मसल्स के अंदर जाएगा तो मसल्स में ब्लड जाने से आपकी मसल्स गर्म होंगी, उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है मसल स्ट्रेंथ। स्ट्रोंगर मसल्स कैन हेल्प अचीव बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। जितनी आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रोंगर होंगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही होंगी। जैसे कि हम मोमेंट्स में बात करें, रेसिस्टेंस में
जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में अगर कोई रेसिस्टेंस है, कोई अगर प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, उसको अचीव करने में आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है या फिर मसल स्ट्रेंथ को अच्छा करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो हेल्पफुल होती है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक्टिव एंड सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी सी एक्टिव होनी चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, आप एक्सरसाइज करते रहते हो, उससे भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। क्योंकि जब आप एक जगह पर बैठे रहते हो तो आपकी जो जॉइंट्स और मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे और लेग्स और लेस फ्लेक्सिबल होंगे। आप ये ट्राई भी कर सकते हो। आप लगातार 2 से 3 दिन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी मत करो, आपका शरीर अकड़ जाएगा। तो वो जो अकड़न है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज करने का काम करती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी में ये 7 पॉइंट बहुत ही सिंपल से थे, इनको आप इजीली समझ सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। हमारे जो एक्सरसाइज हैं उनसे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमारा हार्ट भी आ गया और लंग्स भी आ गया। हार्ट के अंदर हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बात करते हैं और लंग्स की बात करें तो हम इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। दोनों ही सिस्टम हमारे कवर हो जाएंगे। एज वी एज परफॉर्मेंस ऑफ दिस सिस्टम टेंड्स टू डिक्लाइन। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा एज के साथ डिक्लाइन होता चला जाता है। डिक्लाइन होता है मतलब उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। एक्सरसाइज अगर हम रेगुलर करते हैं कंसिस्टेंटली तो ये हेल्प करता है मेंटेन करने में और इसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने में। अब कुछ इफ़ेक्ट्स दे रखे हैं कि एक्सरसाइज का हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब की बार कार्डियो और रेस्पिरेटरी दोनों को इंक्लूड करके ही हमें सिलेबस में दे रखा है, तो एक साथ ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है इंक्रीज इन हार्ट साइज। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगी, वो क्या होंगी, मजबूत होंगी और उनकी साइज बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, लार्ज स्ट्रोंगर हमारे जो हार्ट है वो ज़्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप कर पाएगा और ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये हमारी मसल्स हैं उनके अंदर जाएगा। मसल्स के अंदर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन युक्त या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा हमारी बॉडी उतना ही अच्छे तरीके से काम करेगी। इससे क्या होगा, ओवरऑल हमारी कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी हमारा डिक्रीज होता है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दो टाइप का होता है, एक तो होता है एलडीएल जिसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होता है एचडीएल, ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब जो एलडीएल है, जो लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उस कोलेस्ट्रॉल को कम करती है एक्सरसाइज और एचडीएल के लेवल को बढ़ाती हैं। इसके बाद में जो आपकी हार्ट साइज है वो लोअर द रेस्टिंग हार्ट रेट। हमारी बॉडी 1 मिनट में 72 बार हार्ट को बीट करवाती है, 72 बीट्स पर मिनट होते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो हार्ट बीट है वो आपकी कम होती चली जाती हैं। 72 से वो आ जाएंगी 68, इसके बाद में 65, 60, 40 तक भी आ जाती हैं। जो इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स हैं उनकी हार्ट बीट 40 तक पहुंच जाती हैं। 40 तक हार्ट बीट पहुंचने का मतलब है उनकी हार्ट की जो साइज है वो बढ़ चुकी है और एक बार पंप करने में ही काफ़ी टाइम तक अब हार्ट को पंप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मसल्स के पास प्रॉपर ब्लड पहुंच चुका है। इस तरीके से आप अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हो, हार्ट रेट आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम। सबसे पहले तो स्ट्रोक वॉल्यूम को समझना है। तो जितना ब्लड हमारा हार्ट एक बीट के अंदर पंप करता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। पंप का मतलब समझते हो, जब हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, तो कितने ब्लड को वो पंप करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से स्ट्रोक वॉल्यूम इंप्रूव हो जाती है। इसका मतलब है मोर ब्लड इज पंप्ड पर बीट। एक बीट के अंदर ज़्यादा ब्लड हमारा पंप करता है हार्ट और उससे हमारा क्या इंप्रूव हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट जल्दी पंप करना स्टार्ट करेगा और ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। इसके बाद में कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट के बारे में कई बार पूछा जाता है कि कार्डियक आउटपुट होता क्या है। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है, आपकी जो हार्ट रेट है इसको स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब आपकी हार्ट रेट मान लीजिए 72 बीट पर मिनट बोलते हैं
और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे हमने देखा था कि हर एक बीट के अंदर आपकी बॉडी या फिर आपका जो हार्ट है वो कितने ब्लड को पंप करता है, कितने ब्लड को रिलीज करता है एक बीट के अंदर। मान लीजिए एक बीट के अंदर 50 ml ब्लड को पंप करेगा, तो 72 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, कार्डियक आउटपुट आएगी 1 मिनट के अंदर। इसको आपको ध्यान में रखना है। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट पंप इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपकी बॉडी ने कितना ब्लड पंप किया है उसको बोलते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो आपको पूछ सकते हैं हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हम वेल ट्रेंड एथलीट्स की बात करें तो उनका जो कार्डियक आउटपुट है वो 40 लीटर्स पर मिनट तक चला जाता है। 40 लीटर 1 मिनट के अंदर उनका जो ब्लड है वो पंप होता है हार्ट के द्वारा। इसके बाद में है क्विक रिकवरी। अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या होगा, हमारी रिटर्न है हार्ट जो है उस वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर वापस आ जाएगा। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बीट्स मान लो 72 पर मिनट थी, वो बढ़कर 120 तक चली जाती हैं। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि 70 बीट पर मिनट है या फिर 72 हैं, 65 हैं, वो जल्दी आ जाएंगे। उसको हम रिकवरी बोलते हैं। आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में जल्दी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद एक आपका क्या होगा, हार्ट रिकवरी जल्दी हो जाती है। इसके बाद में है ब्लड प्रेशर। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, वो प्रेशर जो एक हार्ट बीट के टाइम पर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर है वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन्स हेल्दी ब्लड प्रेशर लेवल। देखो सिस्टोल और डायस्टोल को अगर आपको समझना हो तो सिस्टोल का मतलब है जब हमारा जो हार्ट है, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, मान लीजिए हार्ट की साइज पहले ये थी, अब वो अपने आप को दबाएगा। जैसे कि आप अपने हाथ की मुट्ठी को दबाते हो, भींचते हो, तो उसके अंदर अगर कोई भी आपका पार्टिकल रखा हो तो उस टाइम पर आपके जो हाथ के अंदर मान लीजिए बैलून रखा हो, तो बैलून क्या होगा, उसमें अगर पानी भरा हुआ होगा तो वो निकल जाएगा। उसी तरीके से हमारा हार्ट होता है। हार्ट जब अपने आप को पंप करेगा, उसमें से जो ब्लड है वो अब हमारी बॉडी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, बॉडी की तरफ ब्लड जाएगा पंप करने पर। ये जो मैकेनिज्म है, जब हार्ट पंप करता है और बॉडी की तरफ ब्लड जाता है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। जब हार्ट पंप कर दिया, अब मान लीजिए हार्ट ने पंप किया, अब वो वापस ओपन होगा। ओपन क्यों हो गया, क्योंकि अब उसके अंदर वापस से ब्लड जाने वाला है। अब जो ओपन हो रहा है ब्लड जाने के लिए, उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया सिस्टोलिक में हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, और डायस्टोल में जो हार्ट है वो ब्लड को अपने अंदर भर रहा है, रिलैक्स रहता है। सिस्टोलिक में आपका जो हार्ट है वो काम करता है, डायस्टोल में क्या करता है, रिलैक्स करता है। ये जो दोनों प्रेशर हैं, ये अगर अनस्टेबल हैं, उनको स्टेबल करने का काम भी एक्सरसाइज की हेल्प से हो जाता है। इसके बाद में आपकी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी डिक्रीज हो जाती है। कई लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी हांफ जाते हैं, लेकिन अगर रेगुलर आप ट्रेनिंग करोगे तो वो भी आपकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो कि अच्छा है। लंग वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपकी जो लंग्स की साइज है, फेफड़े की जो साइज है वो बढ़ जाती है। उसका जब एरिया बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग रैपिड ब्रीदिंग। ये क्या होगा, आप ज़्यादा हवा को या फिर ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ कर पाओगे, क्योंकि आपकी लंग्स की वॉल्यूम बढ़ चुकी है। ज़्यादा गैस एक्सचेंज होंगे आपके जो मसल्स हैं उनके टिश्यूज़ में। इसके बाद में है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, एयर इनहेल्ड विद ईच ब्रीथ। एक सांस के अंदर आप कितनी हवा को अपने अंदर लेते हो, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये भी इंक्रीज हो जाती है एक्सरसाइज के साथ। ट्रेंड जो एथलीट होते हैं उनकी 500 ml से लेकर 2500 ml पर ब्रीथ तक चली जाती है। नॉर्मल 500 ml है और उनकी कहाँ तक चली जाती है, 2500 ml एक सांस के अंदर वो हवा को अपने अंदर इनटेक कर सकते हैं। पूछ सकते हैं आपको टाइडल वॉल्यूम के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सांस में आप कितनी हवा को अंदर लेते हो उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। इसके बाद में है लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी। ये हमारे जो लंग्स हैं उनकी एबिलिटी होती है एक्सचेंज गैसेज इंक्रीजेज विद एक्सरसाइज। हमारा जो लंग्स है वो गैसेज को एक्सचेंज करता है। लंग्स के पास
आप जब हवा लेते हो तो एयर के अंदर सब कुछ होता है, CO2, ऑक्सीजन, ये सब होता है। इनमें से क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 को जब हमारे लंग्स अलग अलग करते हैं, और भी कुछ गैसेज हो सकती हैं, ये जो एक्सचेंज है गैसेज का, ये इंक्रीज हो जाता है एक्सरसाइज के साथ। एथलेट्स में हैव 30% हाइयर लंग्स डिफ्यूजन कैपेसिटी कंपेयर टू अनट्रेंड इंडिविजुअल्स। जो अनट्रेंड इंडिविजुअल्स होते हैं उससे 30% ज़्यादा लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है, जो कि हमारे एथलीट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। अगर अनट्रेंड इंडिविजुअल्स की बात करें, उनसे ज़्यादा उनकी लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है। मतलब आपकी जो गैसेज हैं उसको एक्सचेंज करने की जो एबिलिटी है लंग्स की, वो बढ़ जाती है। इसके बाद में है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, एयर पासिंग थ्रू द लंग्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर आपके जो लंग्स हैं उससे कितनी एयर पास हो रही है, वो पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है। ये भी आपकी जो एक्सरसाइज होती है उससे इंक्रीज हो जाती है। अगर हम एथलीट्स में बात करें तो 100 लीटर पर मिनट तक आपकी जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है वो पहुंच जाती है। अगर इसके फॉर्मूला हम देखें तो पल्मोनरी वेंटिलेशन टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट है, उनका मिक्सचर होता है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन बनता है। टाइडल वॉल्यूम हमने देखी थी, एक बार में आप कितनी हवा को अपने अंदर लेकर आ सकते हो एक सांस के अंदर। और रेस्पिरेटरी रेट भी हमने देख ली थी कि रेस्पिरेटरी रेट का मतलब है आप कितनी बार सांस ले रहे हो। और ये जब 1 मिनट के अंदर हम बात करें तो वो 100 लीटर पहुंच जाता है ट्रेंड एथलीट का। नॉर्मल जो एथलीट्स हैं या फिर नॉर्मल जो पर्सन है उनका भी हम इसी तरीके से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन अपटेक, जिसको VO2 बोल सकते हैं। VO2 का मतलब होता है V का वॉल्यूम, O2 का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो इससे इंक्रीज हो जाता है। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड इनटू मसल्स। जो भी हमारा ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होगी। अब जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हमारे मसल्स को चाहिए, वो जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब हमारे जो मसल्स करती हैं वो इंक्रीज हो जाता है अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो। नेक्स्ट है रेजिडुअल एयर वॉल्यूम। रेजिडुअल एयर वॉल्यूम है एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर एक्सहेलेशन। जब हम सांस छोड़ते हैं उसके बाद हमारी लंग्स के अंदर जो हवा रह जाती है उसको रेजिडुअल एयर वॉल्यूम बोलते हैं। एक्सरसाइज के साथ ये इंक्रीज हो जाती है और हमारी लंग्स की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट है वाइटल एयर कैपेसिटी। वाइटल एयर कैपेसिटी के बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें है एक्सेल आफ्टर इनहेलिंग फुली। जब आप पूरा सांस इनहेल कर लेते हो उसके बाद में एक्सेल करते हो, सांस लेने के बाद आप सांस छोड़ते हो, ये जो कैपेसिटी है इसको हम वाइटल एयर कैपेसिटी बोलते हैं। ये भी आपकी जो एक्सरसाइज होती है उससे इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल एडल्ट्स की बात करें तो ये रेंज आपकी चली जाती है 3500 से 4500। 3500 सीसी से 4500 सीसी तक चली जाती है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी यूनिट होती है। आप कोई भी बाइक लेते हो, बाइक पर भी लिखा हुआ होता है 100 सीसी, है ना, 125 सीसी या फिर 500 सीसी। सीसी का मतलब होता है बाइक का जो सिलेंडर है उसका सेंटीमीटर या फिर उसका जो वॉल्यूम है उसके बारे में बताया गया है। वॉल्यूम की बात करते हैं। इसी तरीके से आपके जो लंग्स हैं उसके वॉल्यूम की इसके अंदर बात करते हैं कि क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 3500 से 4500 तक क्या चला जाता है, वाइटल एयर कैपेसिटी चली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमारा है मस्कुलर सिस्टम का एक्सरसाइज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, मस्कुलर सिस्टम हमारे मूवमेंट्स और फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर सिस्टम नहीं होगा तो हम मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे। अब ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है, एंडोरेंस है, स्ट्रेंथ है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है रेगुलर एक्सरसाइज पर, क्योंकि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखा है। अब हम पहला इसके अंदर इफेक्ट की बात करें तो मस्कुलर सिस्टम में हमारा जो मसल्स का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1 से लेकर 2 डिग्री तक इंक्रीज हो जाता है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो। इंक्रीज होने पर क्या होगा, हमारे जो मसल्स हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगी, उनके अंदर जो रिस्क है इंजरीज की वो कम हो जाएगी, है ना, मतलब इंजरीज नहीं होंगी, चोट नहीं लगेगी और हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है मसल साइज। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपकी मसल साइज भी बढ़ जाएगी, मसल्स का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन लैक्टेट थ्रेशोल्ड। आपका जो फटीग है, आपको थकान लेट आएगी,
रेगुलर एक्सरसाइज करने पर आपका डिले होगा फटीग के अंदर, थकान लेट आएगी और मसल्स हैं लंबे टाइम तक फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगी। इसके बाद में मसल्स कोऑर्डिनेशन। तो आपकी जो मसल्स हैं और नर्व हैं, आपके जो दिमाग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो। नेक्स्ट है मसल बायोकेमिस्ट्री। एक्सरसाइज इंड्यूस बेनिफिशियल बायोकेमिकल चेंजेस इन मसल टिश्यूज। इनमें क्या होता है, नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेज। माइटोकॉन्ड्रिया की साइज बढ़ जाती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी का प्रोड्यूसर होता है, पावर हाउस ऑफ एनर्जी होता है। इसकी साइज बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और उससे हमारी मसल्स की जो एफिशिएंसी है और मसल्स एंडोरेंस वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मसल मास। मसल मास, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते चले जाते हैं तो हमारा मसल मास इंक्रीज हो जाता है। वो क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल जो बॉडी कंपोजिशन है उसके अंदर मसल मास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपकी जो मसल्स हैं वो कम साइज़ की हैं, एक बड़ी साइज़ की हैं। अब क्योंकि उनका मास बढ़ चुका है, मास बढ़ने से क्या होगा, आपकी जो मसल्स हैं वो मजबूत रहेंगी, फिट रहेंगी और हेल्दियर रहेंगी। इसके बाद में आपकी जो अलर्टनेस है वो भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और उससे क्या होगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और स्ट्रेस है वो रिलीफ आपको मिलती है जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो आपका जो फटीग है वो डिले होता है, इसको हमने देख लिया। एक्टिविटीज़ फॉर लॉन्गर पीरियड आप कर सकते हो अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते चले जाते हो तो। इसके बाद में है मेंटेन्स टोन्ड मसल। आपकी जो मसल्स हैं वो टोन रहेंगी, फर्म रहेंगी और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। टोन रहने का मतलब वो एक अच्छी टेंशन में रहेंगी ताकि आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अच्छा लगे। टोन्ड मसल हैं वो मेंटेन ए स्लाइट स्टडी टेंशन इवन व्हेन एट रेस्ट। जब आप रेस्ट कंडीशन में रहते हो तब भी जो आपकी मसल्स हैं वो थोड़ी बहुत तनाव में रहती हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रेस में रहती हैं, कुछ हद तक वो टोन में रहती हैं। नहीं तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, लेट नहीं पाओगे, नॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं कर पाओगे। ये जो ओवरऑल पोस्चर है आपका, जो टोन्ड मसल हैं वही बनाती हैं आप किस तरीके से खड़े होते हो, सारे जो फंक्शंस है वो करते हो, उसको भी मेंटेन करने का काम करती हैं एक्सरसाइज। इसके बाद में है वेट कंट्रोल। आपका जो वेट है वो कंट्रोल करने में तो एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल है ही, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ज़्यादा कैलोरीज आप रिलीज करोगे या फिर बर्न करोगे जितना आप कंज्यूम करते हो, तो यही एक सिंपल सी डेफिनेशन है वेट कंट्रोल करने की। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, इसके साथ साथ आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो उससे ज़्यादा कैलोरीज को अगर आप बर्न करते हो तो आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद में रिड्यूस रिस्क ऑफ फॉल्स। एंगेजिंग इन बैलेंस मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अलोंग विद मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटीज़। इससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, ओल्डर एडल्ट्स की। जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन बढ़ती है जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये 3 टॉपिक हो गए। इसके बाद में 4th टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। जब हमारी एज बढ़ती चली जाती है तो अब हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजियोलॉजी मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस मिलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, उनमें क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले अगर हम एज की बात करें तो ये नेचुरल और इनएविटेबल प्रोसेस है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। एज तो आपकी रेगुलर बढ़ती चली जाएगी। उससे क्या होगा, जब एज बढ़ती है तो हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यूज़ हैं, वो लंबे टाइम तक जब काम करते हैं तो उनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, एफिशिएंसी उनकी कम हो जाती है। ये जो प्रोसेस है ये जेनेटिक्स, डाइट, इन्वायरमेंटल फैक्टर और लाइफस्टाइल की जो चॉइसेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। एज इंडिविजुअल्स एज वेरियस फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उससे हमारी डिक्लाइन हो जाती है फिजिकल और कॉग्निटिव फंक्शंस। कुछ हमें देखने हैं कि एजिंग के साथ कौन कौन से चेंजेस आते हैं। पहला तो आपकी मसल साइज और स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं वो प्रोटीन से बनी है। तो रेगुलर जब आप एक्सरसाइज भी करते हो लेकिन एज के साथ आपका जो प्रोटीन लेवल है मसल्स के अंदर, मसल्स फाइबर्स में, वो कम हो जाएगा। इसके बाद में आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है एज के साथ में। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी रिड्यूस होगा, उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। आपका जो एयरवेज है, एयरवेज का मतलब है जहाँ से हवा जा रही है, आप सांस लेते हो, लंग्स के टिश्यूज़ हैं
वो कम इलास्टिक हो जाएंगे, आपके जो लंग्स हैं वो उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना एक जवान या फिर अच्छी एज के अंदर करते थे। इसके बाद में है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी में डिक्रीज। आपकी बॉडी के अंदर जो प्योर ब्लड होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं या फिर हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा क्या निकलता है, प्योर ब्लड निकलता है। उसकी जब कैविटी है, उसकी जो खाली जगह है, उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा। वो कम होने से क्या होगा, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है और डिमांड है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं मिलेगा, तो हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे या फिर कम कर पाएंगे। इसके साथ साथ स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम होगा और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। इससे इलास्टिसिटी कम हो जाती है ब्लड वेसल्स की। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका स्लो रिएक्ट करेगा। कोई भी आपके सामने कंडीशन आ गई, उस कंडीशन में आप अब स्लो रिएक्शन दोगे, आपकी जो मोमेंट टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ कई बार हमें मेमोरी लॉस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी है जैसे कि हमारी बोन्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ऐसे मिनरल्स हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, उनकी संख्या, उनका अमाउंट है वो कम हो जाएगा। इससे हमारे जो बोन्स हैं वो पोरस हो जाएंगी, उनके अंदर ज़्यादा छेद हो जाएंगे। जब ज़्यादा छेद होंगे तो हमें फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, कुछ कंडीशन हो सकते हैं जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी है, वेट बियरिंग कैपेसिटी हमारी कम हो सकती है, हम कम वेट उठाएं, ऐसा हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, स्ट्रेंथ हमारी बोन्स की डिक्रीज होती चली जाती है। इसके बाद में हमारा आता है कोग्निटिव डिक्लाइन। हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, इसके साथ साथ हमारी जो स्पीड है, मेमोरी है, अटेंशन है, ये धीरे धीरे एज के साथ कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रेट आपकी एज के साथ में कम होती चली जाती है। इंक्रीज बॉडी फैट इन एक्यूमुलेशन, आपकी बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और हाइयर रिस्क ऑफ ओबेसिटी, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी अब ज़्यादा मोटापा ले लेगी, आप मोटे हो जाओगे। मेटाबॉलिज्म के बाद में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्लो हो जाएगा, वो भी अब धीरे काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका जो प्रोडक्शन है वो एज के साथ में कम होता चला जाता है। आप एक्सरसाइज करते हो फिर भी एज का जो फैक्टर है वो तो आपकी बॉडी के अंदर दिखेगा ही दिखेगा। लीवर की एफिशिएंसी वो भी कम हो जाती है और आपका डाइजेशन अब धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और पोटेंशियल डाइजेस्टिव इश्यू हैं वो आपको होने दिख जाएंगे। आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। आपकी जो किडनीज हैं और किडनीज के साथ साथ उनका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो भी धीरे धीरे एज के साथ में आपका कम होता चला जाता है। और इसके साथ में क्या होगा, फिल्टर ब्लड जो आपका है उसकी जो एबिलिटी है, किडनीज हैं वो ब्लड को फिल्टर करती हैं, उनकी एबिलिटी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका ब्लैडर कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, कॉजिंग फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आप बार बार यूरिनेट करने के लिए जाते हो और यूरिनरी इन्फेक्शन आपके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सेंसरी ऑर्गन। एजिंग हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जैसे कि हमें सुनना कम हो जाता है, आपने देखा होगा जो एजेड पर्सनस हैं उनको थोड़ा सा ऊंचा सुनता है, कम सुनता है, टेस्ट उनका चला जाता है, टेस्टिंग बर्ड्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। और स्मेल की जो सेंस है वो भी धीरे धीरे एज के साथ में कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी धीरे धीरे एज के साथ में कम होती चली जाती है, क्योंकि आपकी जो स्किन इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगी, मसल टोन, बोन डेंसिटी ये भी कम होती चली जाती हैं। वाटर कंटेंट है हमारे टेंडन्स के अंदर। टेंडन्स का मैंने आपको बताया था, मसल्स और बोन्स को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। उसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी इससे भी हमारी कम होती है, क्योंकि वाटर कंटेंट चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, नहीं तो बॉडी में क्रैम्प आ सकते हैं। शोल्डर्स और हिप की जो एरियाज़ हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हमें कम देखने को मिलती है। इसके बाद में क्या होगा, क्रोनिक एकेज, पेन्स, डिफ़िकल्टीज इन मूवमेंट, चलने में भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं एज के साथ में, चलने में, उठने में, दौड़ने में, सांस लेने में, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसको हमने सिस्टम वाइज अलग अलग जो हमारी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं उनसे हमने डिस्कस किया है। अब हम क्या करते हैं, पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स इंजरीज। तो ये स्पोर्ट्स इंजरीज का पूरा ओवरव्यू आपके सामने है, इससे हमें स्पोर्ट्स इंजरीज समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सबसे पहले स्पोर्ट्स इंजरीज की बात करें
दो टाइप्स की होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज और हार्ड टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में 6 इंजरीज हम पढ़ेंगे, एब्रेशन, कंट्यूशन, लेसरेशन, इंसिजन, स्ट्रेन और स्प्रेन। इसके बाद में अगर हम हार्ड टिश्यूज इंजरीज की बात करें तो ये दो टाइप की है, फ्रैक्चर और जॉइंट इंजरीज। फ्रैक्चर में हम 5 टाइप के फ्रैक्चर देखने वाले हैं और जॉइंट इंजरीज में हम 5 टाइप के डिसलोकेशंस देखेंगे। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उन सभी को हम स्पोर्ट्स इंजरीज के ये टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्के आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज की, तो इसमें हमारे जो टिश्यूज हैं बॉडी के वो डैमेज हो जाते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, वो डैमेज होते हैं। क्यों होते हैं? ओवर यूज़ करने से। कई बार हम कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ओवर यूज़ कर लेते हैं, उसका हम यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं, उससे हमें सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हो सकती हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, डायरेक्ट हमें चोट लगती है, उससे हो सकता है। और भी कई बार बहुत सारी कंडीशन होती हैं, उससे हमें स्पोर्ट्स इंजरीज में हमें क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हो सकती हैं। इसको हम दो टाइप में देख सकते हैं। सबसे पहली तो है एक्यूट इंजरी और दूसरी है क्रोनिक इंजरी। एक्यूट इंजरी बोलते हैं जो अचानक से हो जाती है, जैसे कि स्प्रेन एंकल आपका हो गया, आपका जो एंकल है उसमें मोच आ गई, वो क्या हो जाएगा, आपका एक्यूट इंजरीज में आएगा, क्योंकि आपको अभी से वो चोट लगी है, एकदम से चोट लगी है, वो है एक्यूट इंजरी। क्रोनिक इंजरी आपकी रिपीटेड ओवर यूज की वजह से होता है। जैसे कि आपका एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के अंदर एक इंजरी होती है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो कब होती है? जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें आपकी जो एल्बो है उसका ज़्यादा यूज़ होता है, उनको टेनिस एल्बो हो जाती है। तो ये जो क्रोनिक इंजरीज हैं ये लंबे टाइम तक, जब कोई हम मसल ग्रुप या फिर जॉइंट काम करता है, ओवर यूज़ कर लेते हैं, हम रिपीट से ओवर यूज़ करते हैं तो हमारे इंजरीज होती हैं, उनको हम क्रोनिक इंजरीज बोलते हैं। इसके जो फैक्टर्स हैं अगर आप बात करें तो ये पूरा टेक्निक की वजह से हो सकता है। हमारे जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनकी वजह से क्रोनिक इंजरीज देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क की बात करें तो एक्यूट इंजरीज तो आपको हुई और ठीक हो गई, लेकिन क्रोनिक इंजरी आपके लंबे टाइम तक जो इंजरीज होती हैं, जो लंबे टाइम की प्रॉब्लम की वजह से आपको इंजरीज हुई हैं, उनको क्रोनिक इंजरीज बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की? स्पोर्ट्स इंजरीज तो हो गई, लेकिन अब इंजरीज होने के बाद में अगर हम उनको इन्वेस्टिगेट करें, चेक करें, तो उसकी क्या नीड है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपकी जो इंजरी है उसकी सीवियरिटी के लिए, कि वो कितनी सीवियर है, वो कितनी सीरियस इंजरी है, उसको चेक करने के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तभी हम बता सकते हैं कि आपकी बोन में फ्रैक्चर है या फिर एंकल में स्प्रेन है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम इन्वेस्टिगेट करके ही पता कर सकते हैं। अब ये जो स्पोर्ट्स की इंजरीज हैं इससे हम प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं, बच कैसे सकते हैं? तो सीधा सीधा सिंपल ये एक ही तरीका है, प्रॉपर कंडीशनिंग बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन। कोई भी कंपटीशन के अंदर जब पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉपर कंडीशनिंग करनी है। कंडीशनिंग का मतलब है आपको अपनी मसल्स को वार्म अप करना है। वार्म अप में आपकी जो मसल्स हैं उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वो गर्म होंगी, उससे क्या होगा, आपकी इंजरीज कम हो जाएंगी और आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ साइंटिफिक नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि इंजरीज तो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। कितना अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास साइंटिफिक नॉलेज और प्रॉपर कंडीशनिंग से हम स्पोर्ट्स इंजरीज से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहली जो टाइप है सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज की। उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी की अगर बात करें तो हमारे जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, स्किन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, फिब्रस टिश्यूज, फैट, ब्लड वेसल्स और नर्वस, इनके अंदर जब कोई इंजरी होगी वो हम सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के अंदर लेकर आते हैं। ये जो इंजरीज हैं, ये जो हार्ड टिश्यूज इंजरीज हैं उससे ज़्यादा कॉमन है, किसी के भी हो सकते हैं ये इंजरीज। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इंजरीज या फिर बहुत सीरियस इंजरीज नहीं है। इनमें से कुछ इंजरीज को हम देखेंगे। सबसे पहला है एब्रेशन। तो एब्रेशन क्या होता है? शैलो वाउंड, एक घाव हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, शायद आप सभी को ऐसी चोट कभी ना कभी बिल्कुल लगी होगी। ये हो जाता है तो नॉर्मल सा है। एब्रेशन मतलब आपको रगड़ लग गई और फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। रिस्क क्या है इसकी? स्क्रैप्ड सरफेस में कंटेन डस्ट और डर्ट लीडिंग टू पोटेंशियल इन्फेक्शन इफ नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली। अगर आप इसको सही तरीके से साफ नहीं करते हो तो डस्ट लग जाएगी, गंदगी लग जाएगी, उससे आपके इन्फेक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉलिंग एंड स्क्रैपिंग द नी। आपका कई बार घुटना छिल जाता है, रोड पे गिर जाते हैं, फर्श पे गिरते हैं, तो आपका जो घुटना छिल जाएगा
उसमें जो इंजरी होगी उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कंट्यूशन। कंट्यूशन में देखिए आपका इस तरीके का नीला पड़ जाता है, उसको कंट्यूशन बोलते हैं। ये क्या है, एक मसल की इंजरी है। ये हिट लगती है जब हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से, तभी इंजरीज देखने को मिलती हैं। सिम्टम्स की बात करें तो डिसकलर्ड स्किन हो जाती है, आपकी स्किन रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू और ब्लैक हो जाएगी। इसके साथ साथ स्वेलिंग आ जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी, आपकी मसल्स के जो मूवमेंट है वो आप नहीं कर पाओगे, दर्द होगा। ये इसके सिम्टम्स हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो फुटबॉल का गेम है, सोकर गेम के अंदर आप एक दूसरे खिलाड़ी से भिड़ जाते हो, तब आपको एक ऐसी जो इंजरीज है वो देखने को मिलती है। इसके बाद में लेसरेशन है, तो टीयर इन द स्किन, आपकी जो स्किन है उसके अंदर चीरा लग जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इरेगुलर वाउंड होता है ये, ऐसा कोई घाव नहीं होता जो रेगुलरली होता है। और ये जो इम्पैक्ट है ये शार्प और ब्लंट जो ऑब्जेक्ट है उससे होता है। मान लीजिए आपको नाइफ है, उससे ये चीरा लग सकता है, या फिर कोई इक्विपमेंट है स्पोर्ट्स का, उससे भी ये इंजरीज आपको हो सकती है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो ब्लीडिंग और पेन होगा आपको। इसके साथ साथ सीवियर केसेस भी देखने को मिल सकते हैं, कई बार ये इंजरी बहुत ही बड़ा रूप भी ले लेती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कट फ्रॉम ए शार्प ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गेम, एक गेम के अंदर अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है उससे जब कट लग जाता है, आपके जो प्लेयर्स हैं वो स्पाइक्स पहनते हैं। स्पाइक्स का मतलब है उनके जो शूज हैं, उन शूज के नीचे कीलें लगी हुई होती हैं, उनको स्पाइक्स बोलते हैं। तो ये जो नीडल है, नाइल्स हैं, वो जो कीलें हैं वो कई बार प्लेयर्स की जो पाँव है या फिर हाथ है वहाँ पर उनको लग जाती हैं, उनसे चीरा लग जाता है, उसको लेसरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इंसिजन। इंसिजन में कट इन द स्किन कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, ग्लास और सीजर। इसमें भी आपका जो ग्लास है, चाकू है या फिर कैंची है, उससे जब चीरा लग जाएगा शार्प ऑब्जेक्ट से और आपकी स्किन कट जाएगी, इसके बाद में ये टांके लगाने पड़ते हैं, उसको हम इंसिजन बोलते हैं। तो लेसरेशन और इंसिजन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कट इन द स्किन, आपकी जो स्किन है उसके अंदर कट लगता है और इसके अंदर आपकी जो स्किन है वो फट जाती है, अलग अलग हो जाती है। कट लगेगा वो तो रेगुलरली लगेगा, ऐसे ये कट लग गया सीधा। और इसके अंदर देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर थोड़ा सा और अलग तरीके से है। तो ये इरेगुलर घाव होता है, एक जैसा घाव नहीं होता। इन सीजन में आपको पूरा चीरा लग जाता है, इन दोनों में ये फ़र्क है। डीप अगर इन सीजन हो गया है तो आपकी जो मसल्स और टेंडन्स के साथ साथ आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं और लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है। इन सीजन आपका ज़्यादा सीवियर है लेसरेशन से। लेसरेशन में तो नॉर्मल जो आपका घाव है वही देखने को मिलता है, इन सीजन में आपकी जान भी जा सकती है अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो। एग्जाम्पल की बात करें तो सर्जिकल इंसिजन और कट फ्रॉम ए ब्रोकन ग्लास, एक ग्लास है वो टूट गया है, उससे जब आपका चीरा लगता है वो इन सीजन की कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद में है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, ये मसल या फिर टेंडन की क्या है, इंजरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन और स्प्रेन में कई बार क्वेश्चंस इनके कंपैरिजन में पूछ लेते हैं। तो स्ट्रेन तो किसकी इंजरी है, मसल की, और स्प्रेन है लिगामेंट की इंजरी। अगर आपको इन दोनों में पूछें कि दोनों में से सीवियर कौन सी है, ज़्यादा खतरनाक कौन सी है, तो वो कौन सी है, स्प्रेन है। लिगामेंट की अगर कोई भी इंजरी होगी उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि आपका नी है, घुटना कई बार डिसलोकेट हो जाता है, उसको ठीक होने में, वो जो मोच है उसको ठीक होने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो स्प्रेन को आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा सीवियर है स्ट्रेन से। और स्ट्रेन क्या है, तनाव आ जाएगा, आपकी मसल्स और टेंडन है ये लोअर बैक या फिर बैक ऑफ द थाई, इन मसल्स में आपका जो तनाव आएगा उसको स्ट्रेन बोलते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो पेन होगा, स्वेलिंग आएगी, मसल स्पाज्म होंगे और लिमिटेड मोबिलिटी, आप ज़्यादा मूव नहीं कर पाओगे। इसके कॉज क्या क्या हैं, सडन ट्रोमा, एकदम से आप ज़्यादा एक्टिविटी कर लेते हो, अगर आप सही तरीके से वेट नहीं उठाते हो और बहुत बार कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो तो उससे भी आपको क्या हो सकता है, स्ट्रेन आ सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टैंड बैक फ्रॉम लिफ्टिंग हैवी वेट्स, आपकी जो बैक है, आपकी पीठ की जो मसल्स हैं वो भारी वेट उठाने से स्ट्रेन हो जाती हैं या फिर उनमें मोच आ जाती है, ये एग्जाम्पल स्ट्रेन का हो गया। इसके बाद में है स्प्रेन। स्प्रेन में जैसे कि हमने देखा आपका जो लिगामेंट है वो फट जाता है, लिगामेंट बहुत ही मजबूत होता है लेकिन वो भी अगर फट गया, इसलिए इसको ज़्यादा सीरियस इंजरीज के अंदर हम काउंट करते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो पेन, ब्रूशिंग, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन या फिर जलन होती है। कॉमन एरियाज़ की बात करें जैसे कि एंकल है, नीज़ है, आपकी रिस्ट हैं, उसके अंदर स्प्रेन देखने को मिलता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो एंकल है, एंकल के अंदर अगर स्प्रेन आ गया या फिर वो ट्विस्ट हो गया बाहर या अंदर की साइड में,
ये एक स्प्रेन का एग्जाम्पल है। ये सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हो गई, ये हमारी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हो गई। और स्ट्रेन और स्प्रेन को आपको समझना है तो यहाँ पर देख सकते हो, ये लिगामेंट है। लिगामेंट के बारे में हमने समझा था, ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। तो ये हमारी नीचे जो कैल्किनस बोन है, जो कि फुट की बोन होती है, और ऊपर जो टीबिया और फिबुला बोन है, इन ये दोनों बोन्स हैं, इनको जोड़ने से यहाँ पर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये फट जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रेन बोलेंगे। स्ट्रेन में है जो टेंडन है उसकी चोट होती है स्ट्रेन। और ये हमारी जो मसल है, ये देखिए यहाँ पे ये मसल है और यहाँ पे टेंडन है, ये फट जाएगा, ये स्ट्रेन के अंदर आता है। अगर आपको याद नहीं रहे तो स्ट्रेन में टी आता है, तो टी से क्या होता है, टेंडन होता है। तो टेंडन किसकी इंजरी है, स्ट्रेन की। और दूसरा जो बच गया स्प्रेन है वो किसकी इंजरी है, लिगामेंट की। नेक्स्ट इसके बाद में है हार्ट टिश्यूज इंजरीज। इसमें देखिए सबसे पहले हम बोन और जॉइंट दो टाइप की इंजरीज को देखेंगे। सबसे पहले हम बोन इंजरी को समझेंगे, उसके बाद में जॉइंट इंजरीज को देखेंगे। तो बोन इंजरी क्या होती है, ये एक फ्रैक्चर होता है। आपके जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनमें फ्रैक्चर आ जाएगा। लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन द सब्सटेंस ऑफ बोन, आपकी जो हड्डियां हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेंगी, या फिर उनमें चोट लग जाती है। कई टाइप की चोट है, उन सभी को हम देखेंगे। टाइप्स हमें ग्रीन स्टिक, कम्युनिटेड, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक और इम्पैक्टेड, इनको हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की, तो बोन आपकी इसके अंदर बैंड होती है, टूटती नहीं है। ये जनरली बच्चों में पाया जाता है। 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये इंजरी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके कॉज क्या हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर ये इंजरी हो सकती है, मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट है, या फिर बच्चे गिर जाते हैं, उनको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, सेपरेट पीसेज में क्रैक्स इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग कंप्लीटली इनटू सेपरेट पीसेज। सेपरेट पीसेज, कई बार ये क्या होता है, अलग अलग पीसेज में भी हमारी बोन्स टूट जाती हैं। लेकिन जनरली ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में देखा जाता है, ये आपकी जो हड्डियां हैं वो बैंड हो जाएंगी। कॉमन साइड्स की बात करें तो आर्म के फ्रैक्चर इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और लेग के फ्रैक्चर हो सकते हैं। हाथ और पैर की इसके अंदर इंजरीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। अगर हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर की बात करें तो आपकी बोन है वो ब्रेक हो चुकी है, इसके साथ साथ मोर देन 2 फ्रेगमेंट्स, एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में आपकी बोन टूट चुकी है। अगर आप डायग्राम से समझना चाहो तो समझ सकते हो, यहाँ पर देख लीजिए, ये है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ये इस तरीके से आपकी बोन है, एक से ज़्यादा पीसेज में टूट गई है। और इससे पहले हमने देखा था ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसके अंदर देखिए आपकी बोन है, यहाँ से वो बैंड हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका कोज क्या है, रीज़न इसका है हाई इम्पैक्ट ट्रॉमा। हाई इम्पैक्ट ट्रॉमा सच एज व्हीकुलर एक्सीडेंट, व्हीकल से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उनमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं, क्योंकि हमारी बोन्स हैं, उनमें ज़्यादा इम्पैक्ट से कोई अगर मारेगा या फिर चोट लगती है, उससे हमें कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो जाएगा। ट्रीटमेंट अगर बात करें तो हम, ये जो ट्रीटमेंट है ये चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेक, यहाँ पर आप देख सकते हो ये किस तरीके से टूटा है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो गया। इसको ठीक करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसके बाद में है ऑब्लिक फ्रैक्चर। तो ऑब्लिक फ्रैक्चर पहले आप देख लीजिए कहाँ पर होता है, ये देखिए, ये ऑब्लिक फ्रैक्चर हो गया। ऑब्लिक का निशान ऐसे होता है, तो आपकी जो हड्डी है वो भी इस तरीके से आपकी टूट जाती है, ये ब्रेक होगी। कर्व एट एन एंगल, है ना, एक एंगल से आपकी जो हड्डी है वो टूट जाती है। कॉज क्या है, शार्प ब्लॉक कमिंग फ्रॉम एन एंगल और बाय ट्रॉमा। आपकी हड्डी पे इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट लगेगा, ताकि क्या होगा, एक एंगल में आपकी हड्डी टूट जाएगी। सडन ट्विस्ट ऑफ मसल्स और बोन डिजीज, या तो आपकी हड्डी की बीमारी है, या फिर एकदम से आपकी हड्डी मुड़ जाती है, उससे ये ऑब्लिक फ्रैक्चर हो सकता है। ये एंगुलेशन इन द प्लेन ऑफ फ्रैक्चर, ये इसकी रिस्क है। जब भी हम कोई एंगल में कोई भी एक्टिविटी करते हैं उस टाइम पर ये फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो इसका नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मतलब अब आपकी जो बोन है वो सामने की साइड के अंदर उसमें क्रैक आ गया है, ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। इसमें बोन ब्रेक्स एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब है ये इस तरीके से बोन टूटी है, तो ऐसे ही टूटी है बोन ना, ये पूरा इस तरीके से बोन टूट गई, ऐसे आपकी बोन थी और वो इस तरीके से ब्रेक डाउन हो चुकी है। कोज इसके अंदर दे रखे हैं, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन है, जैसे कि परपेंडिकुलर कोई अगर चोट लगती है उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इम्पैक्टेड जो फ्रैक्चर है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में आपकी जो बोन है वो क्रैक हो जाएंगी, उसके जो एंड्स हैं वो क्रैक हो जाएंगे, ड्रिवन इनटू ईच अदर, रेफर टू बक्कल फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड आप यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये देखिए ये है इम्पैक्टेड, ये यहाँ पर एक बोन थी उसके अंदर अब दूसरी बोन एंटर हो चुकी है,
ये क्या हो गया, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हो गया। यहाँ पर देख भी सकते हो ये बच्चों में ज़्यादा हो जाता है। कॉज क्या है इसका, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स और अदर सिमिलर स्ट्रेसेस, ज़्यादा भारी जब हम ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं तब ये फ्रैक्चर हो सकता है। इसके बाद में एक लीनियर फ्रैक्चर भी आप देख सकते हो, इस तरीके से हड्डी के अंदर क्रैक आ जाएगा। और ये ओब्लिक की हमने बात कर ली। नेक्स्ट ये स्पायरल फ्रैक्चर होता है, जब आपकी हड्डी घूम जाती है उसको स्पायरल फ्रैक्चर की कैटेगरी के अंदर लेकर आते हैं, जब हमारी हड्डी ट्विस्ट हो जाती है। और ये रहा स्पायरल, देखिए ऐसे अगर आप घूमोगे तो ये स्पायरल फ्रैक्चर हो जाएगा। ट्रांसवर्स में ये फ्रैक्चर सीधा होता है, ओब्लिक में इस तरीके से ओब्लिक बन गई। कंप्लीट फ्रैक्चर में दोनों आपकी जो हड्डियाँ हैं वो अलग हो गई, और कम्युनिटेड में तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे हड्डियों के। इस तरीके से ये फ्रैक्चर्स थे। नेक्स्ट हम देखेंगे जॉइंट इंजरीज। इससे पहले हमने क्या देखा था, बोन की इंजरीज देखी थी। ये देखिए ये सारी हमने बोन्स के फ्रैक्चर्स, बोन की इंजरीज देखी हैं। अब हम देखने वाले हैं जॉइंट्स की इंजरीज। तो नीज, एंकल्स, रिस्ट, शोल्डर और एल्बो, ये इन 5 टाइप की इंजरीज को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम डिसलोकेशन की बात करें तो डिसलोकेशन क्या है, टू बोन्स एट ए जॉइंट्स, वो अलग हो जाती हैं। एक जॉइंट के ऊपर 2 हड्डियां हैं, ये हड्डी एक यहाँ पर है और एक हड्डी यहाँ पर है। अब ये डिसलोकेट होकर ये मान लीजिए ये हड्डी यहाँ पर आ जाए, इसका मतलब ये होगा डिसलोकेशन हो गया। सिंपल सा है, डिसलोकेशन ही हम जॉइंट इंजरीज के अंदर देखते हैं, क्योंकि जॉइंट के अंदर डिसलोकेशन होगा, अगर वो हड्डी टूट जाएगी वो तो बोन इंजरीज के अंदर आ जाएगी। कौन कौन से देखने वाले हैं, शोल्डर, एल्बो, फिंगर, रिस्ट और एंकल। सबसे पहले अगर शोल्डर डिसलोकेशन की बात करें तो अपर आर्म बोन जो कि ह्यूमरस बोन होती है, वो ह्यूमरस बोन है वो सॉकेट से बाहर आ जाती है, डिसलोकेट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये शोल्डर डिसलोकेशन है। नॉर्मल अगर एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। यहाँ पर आपकी ये रही ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन आपकी हाथ की ऊपर वाली हड्डी होती है, और ये जो शोल्डर जॉइंट्स है इससे अब यह डिसलोकेट हो जाएगा। ह्यूमरस क्या हो गई, डिसलोकेट हो गई। ये जो डिसलोकेशन है इसी को हम शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न कोई भी हो सकते हैं। अगर आप ऊपर से गिरते हो और हाथ नीचे आ गया तो उसकी वजह से ये इंजरी हो सकती है। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जैसे कि रग्बी है, ये इंजरीज हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारी एल्बो डिसलोकेशन। सेकंड मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन है एडल्ट्स के अंदर। पहली कौन सी है, शोल्डर डिसलोकेशन। सबसे ज़्यादा बीमारी या फिर सबसे ज़्यादा जो डिसलोकेशन होती है हार्ट टिश्यूज इंजरीज के अंदर, ये हमें शोल्डर डिसलोकेशन देखने को मिलती है। एल्बो डिसलोकेशन सेकंड मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन है। एल्बो डिसलोकेशन का अगर हम डायग्राम देखें तो आप देख सकते हो ये नॉर्मल एल्बो है, इस तरीके से नॉर्मल एल्बो होती है। अगर ये डिसलोकेट हो जाए, जैसे कि ये जो ऊपर वाली ह्यूमरस बोन है अब ये शिफ्ट होकर ऊपर चली जाए, ये जगह खाली हो गई, इसका मतलब अपनी जगह से वो डिसलोकेट हो गई। लोकेट का तो मतलब अपनी जो जगह है वहाँ पर थी, डिसलोकेट का मतलब अब वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुकी है, हो चुकी है, मिसप्लेस हो चुकी है। ये डिसलोकेटेड एल्बो जॉइंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर 2 बोन्स लगी हुई होती हैं। हमारी जो हाथ है एल्बो से आगे में ऊपर वाली जो बोन है उसको रेडियस बोलते हैं, नीचे वाली बोन है अल्ना। तो रेडियस अल्ना के बजाय आपकी जो ह्यूमरस बोन है जो ऊपर शोल्डर जॉइंट से, ये आपका जो शोल्डर जॉइंट है और नीचे क्या है, एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जब आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो एल्बो डिसलोकेशन होगा। इसके रीज़न बहुत सारा, अगर फोर्स लगा देते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। रिस्क क्या है इसकी, ब्लड वेसल है वो ट्रैप हो सकती हैं, अर्जेंट मेडिकल अटेंशन हमें रिक्वायरमेंट होती है। और ये स्पोर्ट्स जैसे कि साइकिलिंग और जिम्नास्टिक्स है उसके अंदर हमें एल्बो डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डिसलोकेटेड फिंगर। आपको जो फिंगर है वो डिसलोकेट हो जाएगी। ये देखिए ये फिंगर है, यहाँ पर इसकी लोकेशन सीधी होनी चाहिए थी लेकिन अब ये डिसलोकेट हो गई, इस तरीके से शिफ्ट हो गई। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये नॉर्मल कंडीशन है और यहाँ पर ये क्या हो गया, डिसलोकेट हो गई। बीच वाली जो हड्डी है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई और ये आपके यहाँ पर ऊपर सूजन के जैसे आ जाता है। इसको हम बोलते हैं डिसलोकेटेड फिंगर। इसकी वजह से हो सकता है ओवर बेंडिंग हम कर लेते हैं, बैकवर्ड या फॉरवर्ड ओवर बेंडिंग कर लेते हैं। जब हम कैच लेते हैं उस टाइम पर भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है रिस्ट डिसलोकेशन। आपकी जो कलाई है वो डिसलोकेट हो जाए, वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। आपकी कलाई के अंदर, रिस्ट के अंदर यहाँ पर 8 बोन होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं। अब ये जो हड्डियाँ हैं ये आपस में ऊपर नीचे हो जाएं, डिसलोकेट हो जाएं, जैसे कि ये हड्डियाँ मिसप्लेस हो चुकी हैं। आपकी कलाई है वो अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, रिस्ट डिसलोकेट हो गई है। इसके अंदर देखते हैं
यहाँ पर दे भी रखा है, देखिए 8 क्या है, स्मॉल बोन्स हैं। कॉज क्या है, ये फॉल ऑन रिस्ट और आउट स्ट्रेच आर्म। आपके जो आर्म है उसको आप आउट स्ट्रेच कर लेते हो, ज़्यादा स्ट्रेच कर लोगे उससे हो जाएगा, गिर जाओगे उससे भी हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो दर्द होगा, और डिस्टोरेशन ऑफ द रिस्ट, आपकी जो रिस्ट है, कलाई है, वो सीधी नहीं रहेगी, वो थोड़ा सा मुड़ जाएगी। लास्ट है एंकल डिसलोकेशन, इसमें आपका जो एंकल है वो डिसलोकेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर फिबुला और टीबिया 2 बोन है, और ये यहाँ पर नॉर्मल आपका क्या है, घुटना है, इस तरीके से घुटना लगा हुआ रहता है। लेकिन जब ये डिसलोकेट हो जाएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। एंकल है ये आपका अंदर की तरफ चला गया। ये देखिए यहाँ पर आपका नॉर्मल एंकल है, और नीचे वाले जो एंकल की बोन है यहाँ पर कनेक्ट हो रखी है, जिसको हम टेलस बोन बोलते हैं। टेलस बोन जब टीबिया और फिबुला के अंदर चली जाती है, या फिर ये यहाँ से थोड़ा सा अलग डिसलोकेट होकर शिफ्ट हो जाती है, उसको एंकल डिसलोकेशन बोलते हैं। आपके पैर के सबसे नीचे वाला जो डिसलोकेशन है वो कौन सा होता है, एंकल डिसलोकेशन होता है। इसमें आप देख भी सकते हो, ये क्या है, रेयर है, ये जनरली नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है, और ये बहुत सारे स्पोर्ट्स में हो सकता है। जैसे कि हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है बास्केटबॉल, हैंडबॉल में हो सकता है। इस तरीके से जो एंकल डिसलोकेशन है वो मेडिकल अटेंशन बहुत ही इमीडिएट मांगता है, रिस्क उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इनस्टेबिलिटी और पोटेंशियल फॉर फर्दर कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो आपको जल्दी मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है एंकल डिसलोकेशन के अंदर। रेयर है ये डिसलोकेशन, बहुत बार नहीं होता, ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कई बार अगर ये हो जाए तो हमें मेडिकल अटेंशन बहुत ही जल्दी पहुंचना चाहिए। इस तरीके से आपका जो 7th चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का कंप्लीट होता है। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जो कि स्कूल इंजीनियर नाम से है वहाँ पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।